जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन जो कि आप लोग फेमिलियर नहीं थे, मोस्टली आप लोग बायोलॉजी पढ़कर आए थे, तो आप नोटेशन से फेमिलियर नहीं थे कि इस नोटेशन का क्या मतलब है। आप कैलकुलेशन से फेमिलियर नहीं थे कि जी समेशन एक्स से क्या मुराद है और एक्स किस ब्लॉक का नाम है। और अब आप एक्स बार क्या चीज़ है, मीन है। और अब आप, मेरा ख्याल है कि कुछ काफ़ी काफ़ी आप कैलकुलेशन से ना फेमिलियर हो चुके होंगे। और लास्ट टाइम अगर आप देखा जाए तो जहाँ तक कैलकुलेशन का ताल्लुक है, सवाए मैंने आपसे ये कुछ बेसिक सी कैलकुलेशन के अलावा कोई और कैलकुलेशन आपसे जो है वो नहीं की। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिर्फ कैलकुलेशन नहीं, बल्कि ये भी कहा कि अगर आपके पास इवन पीस ऑफ पेपर भी ना हो और आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ जाए, तो डायरेक्टली आपने कैलकुलेटर की मेमोरी की जो है वो किस तरह से यूज़ करनी है और अपना टाइम सेव करना है। बच्चों, आपने प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कहना कि नहीं जी वो मेमोरी की रहने दे, हम पेज पे कर लेते हैं। इस वक्त एहसास नहीं होगा कि हम कितना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और जब आप देखोगे कि आपके फेलोज इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि वो कहते हैं जी कि तुम क्या कागज़ पे लिखते हो, पहले कैलकुलेटर से नोट करते हो, फिर कागज़ पे लिखते हो, फिर कागज़ से दोबारा कैलकुलेटर पर लिखते हो, फिर सम करते हो। हम तो जी सीधा सीधा कैलकुलेटर से करके बस एक ही दफ़ा जो है वो मेमोरी की प्रेस करते हैं और देन में आंसर मिल जाता है। तो ये मैंने कहा था। देखिए, ये जितनी जितनी आप लोग इस एफर्ट करोगे ना, काम अगर आप नोट करें ना बहुत थोड़ा सा है, बाकी चीज आपकी प्रैक्टिस होती है। अच्छा ये भी मैं करके देखूं इस तरह से, हाँ देखो ये देखिए, आप कुछ मैसेज टाइप करते हो, कम अगर आप यूज करते हो मोबाइल फोन तो आपको देर लगती है, लेकिन जो लोग करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी टाइप करके, जैसे बच्चे हैं एक एक मिनट में कितने कितने वर्ड टाइप कर लेते हैं। और उनको अगर कोई कॉपी पर चीज लिखने के लिए कह दो तो वो उनको जान जाती है। मोबाइल पे दो दो पेज 5-5 मिनट में लिख जाते हैं। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले तो अगर आपने अभी तक जो हमने कैलकुलेशन मैंने आपसे शेयर की, और मैंने कहा था ये क्या है, ये स्टेटिस्टिक्स के इंग्रेडिएंट हैं। इससे मैंने फार्मूले बनाने हैं। ये मैं आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन कर रहा हूं, बाद में जोड़ना मैंने स्टार्ट करना, फार्मूले बनते जाने। अगर तो आपको किसी कैलकुलेशन में अभी भी कंफ्यूजन है या आप प्रॉपरली उसको नहीं समझ पा रहे, तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अदरवाइज फिर हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने जो लॉग निकाला था उसमें कुछ स्टूडेंट्स का आंसर 46 आ रहा था, कुछ का 16.71। तो अच्छा, उसका इशू आप बता दें कि वो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? मेरे पास अब डेटा नहीं है। क्या आपके पास डेटा लिखा हुआ है? अगर है तो आप मुझे लिखवाएंगे। सर जी लिखवाएं शाबाश। 3 एक्स का डाटा है 687 687 जी, 1015। 10 and 50, ठीक है। और एफ का था डेटा आप? यस, एफ का एफ डाटा था 32562। 32562, ये डेटा ठीक है। और हमने कैलकुलेशन करनी थी समेशन एफ लॉग एक्स, यही थी ना यस, कैलकुलेशन? जी यही। यस सर। और मैंने कहा था कि आपको बेसिकली ये कैलकुलेशन करनी है और बाद में आपको सब करना है। अच्छा जी, अब मैं अपने पास जो मेरा कैलकुलेटर है वो मैं ऑन करता हूँ। ये बता दें।
मेरे पास अब कैलकुलेटर भी आ गया है और ये कैलकुलेशन, और हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने मेमोरी की यूज़ करनी है। और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कि मेमोरी में ऑलरेडी कोई चीज़ ना पड़ी हुई हो। तसल्ली करने के लिए कैलकुलेटर उठाएं, शिफ्ट 9 ऑल कर दिया करें सब कुछ, ये बस सारा कुछ इसके अंदर जो भी मेमोरी है एवरीथिंग बिल्कुल वॉश हो गया। अब आपको मैंने कहा f मल्टीप्लाई लॉग x, f3 मल्टीप्लाई लॉग और x पहले का 6 है, 3 मल्टीप्लाई लॉग 6, और ये कैलकुलेशन मैंने साथ ही मेमोरी में भी फीड कर दी। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है कि कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग देखने में सारे एक हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, एक ही मॉडल की गाड़ी है, लेकिन वो कहता है यार मेरी गाड़ी तो 1 लीटर में जो है वो 12 किलोमीटर करती है, कहता है यार मेरी भी वही गाड़ी है, वही मॉडल है, मेरा तो 1 लीटर में इतना करता है। तो ये फिर फर्क हो गया ना, तो ये भी फर्क हो गया। यस सर। ठीक है ना, 1 मिनट आप वेट करें। ये पहली रीडिंग आ गई। अच्छा, अब दूसरी रीडिंग क्या है, 2। मैं कह रहा था कि मल्टीप्लिकेशन एहतियातन डाल लिया करें, क्योंकि कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे होंगे। हाँ, बात हम कर रहे थे कि वो हिंदी की बात करेंगे तो मे बी समटाइम जो है वो गाड़ी एक ही मॉडल की होती है, वो कहती है मेरी गाड़ी तो इतना काम करती, कहता है यार मेरी गाड़ी तो बस इतना ही करती है, हालांकि मॉडल में गाड़ियां दोनों एक तरह की होती हैं। तो कैलकुलेटर एक ही तरह के होते हैं, लेकिन मे बी इस मल्टीप्लिकेशन का कहीं कोई चक्कर ना हो। तो देन इट इज 7 मेमोरी प्लस 6 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 10, ब्रैकेट क्लोज करना जरूरी नहीं है क्योंकि एक ही रीडिंग है, मेमोरी प्लस और 2 मल्टीप्लाई 15 लॉग ऑफ 50 और मेमोरी प्लस, सब मेमोरी में चले गए हैं। और अब हमने मेमोरी रिकॉल करनी है, m 16.71830644। अगर आपका आंसर 43 टाइप या समथिंग आया है तो जरूर आपको ये देखना है कि आप मिस्टेक कर क्या रहे हो। ये नहीं है कि आ गया था तो ठीक है, मिस्टेक क्या हुई। देखिए, मिस्टेक होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिस्टेक करके समझना कि जी क्यों हुई थी ये ना समझना, ये प्रॉब्लम है, ये क्राइम है, ये जुर्म है कि जी हमें अपनी गलती के नहीं पता चला। अगर एग्जाम में वही गलती कर ली देन व्हाट। हाँ जी, ठीक है ये पॉइंट। और किसी ने कोई क्वेश्चन मुझसे करना, एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? चले जी, ठीक है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है, मैं एक दफा इसे दोबारा चला लेता हूं। वो ये है, डेटा कलेक्ट कर लिया। पहला काम है डेटे को सही तरह से प्रेजेंट करें, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि कैसे डेटा हमें प्रेजेंट करना है ताकि समझने वाला सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब देखिए, आपको क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, आपकी हैंड राइटिंग इतनी पुअर है, इतनी गंदी हैंड राइटिंग है, पढ़ने वाला पढ़ ही नहीं पा रहा, तो उस बड़ी अच्छे सवाल का या बड़े अच्छे जवाब का फायदा क्या हुआ कि किसी से पढ़ ही नहीं सके, आपकी हैंड राइटिंग ही ऐसी है। मैं वैसे बात कर रहा हूँ,
मैं मतलब ये लाजमी तो नहीं होता ना। जैसे एक स्टूडेंट था, अच्छा था, लाइक था, उसकी हैंड राइटिंग बड़ी पुअर थी। अब एक बाकियों ने तो चले एफर्ट की, उसने देखा, लेकिन एक टीचर ने बिल्कुल उसके ऊपर लिखा अनएबल टू रीड और नंबर 0। मैं पढ़ ही नहीं पा रहा कि इसने लिखा क्या हुआ है, तो मैं कैसे उसको नंबर दूं कि ये सही है या गलत है। कहते जी अब मेरा इसमें क्या फॉल्ट है कि अगर उसकी हैंड राइटिंग इस तरह की है तो मैं तो नहीं कम से कम पढ़ पा रहा। और बात तो ठीक है कि अगर एक चीज पढ़ी ही नहीं जा रही तो क्या गारंटी है वो सही है और क्या गारंटी है वो गलत है, ऐसा ही है ना। तो और तो वे कोई नहीं है। तो यहां पर भी डेटा प्रेजेंट, डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है, अब अगर आप उसको सही तौर पर प्रेजेंट ही ना कर पाए तो क्या पता चलेगा कि क्या डेटा कितना एक्यूरेट है। तो आपको डेटा प्रेजेंट करने के आदाब आने चाहिए, आपको डेटा प्रेजेंट करने के मेथड आने चाहिए कि जी कौन कौन से ऐसे मेथड्स। ये कहाँ चले गया? अच्छा जी, यहाँ पर गड़बड़ कर रहा है। ये when the suitable statistical data have been collected, collect कर लिया, कहता the next step is to consolidation of the data, presentation, condense करके, compact करके लिखना, so that valid inferences can be drawn। समझ सकें कि अच्छा जी ये डेटा कैसा है, कहाँ अप डाउन है, कहाँ पर कम हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, तो वैलिड इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन। 3 मेथड हैं डेटे को प्रॉपर प्रेजेंट करने के लिए। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट मेथड, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप के ग्राफ सेकंड मेथड, एंड देन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। 3 मेथड है। एक आप कहें जी कि कब क्या करना, बिल्कुल यही पढ़ते हैं कि कब हमें क्या करना चाहिए, यही हमने पढ़ना है कि जी कब कौन सा मेथड जो है वो हमें यूज करना है। पहला काम है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है। फ्रीक्वेंसी चीजें सिंपल है, लेकिन मैं बजाय इसके कि इसको ऐसे ही भाग के चले जाऊं, मैं एक्सप्लेन करके जा रहा हूं ताकि बाद में कभी भी जिक्र है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप कहेंगे हमें पता क्या होती है, बनाने भी आती है। अब क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा और उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी चाहिए। कहता है एग्जांपल, कंसीडर द डेटा अबाउट जेंडर ऑफ 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स हैं, उनकी डेटा नोट किया गया उनकी जेंडर का, याद है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। तो ये जो जेंडर है ये क्वालिटेटिव वेरिएबल है, कोई क्वांटिटी तो नहीं है, मेल फीमेल, ये क्वालिटेटिव है। तो पहला जो रिस्पोंडेंट मेल है, देन फीमेल, देन मेल मेल फीमेल मेल एंड सो ऑन। कहता मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, याद है ना पहला मेथड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट वन। कहता मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे बनाएंगे। फिर एक और कैलकुलेशन उसने पूछी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या मतलब है इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, इससे क्या मुराद है, पहले तो फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है जाहिर है ये भी आपको बताना है। फिर कहते हैं जी कि आप इनको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, परसेंटेज का, एंड लास्ट में कह दिया कि इस डेटे का आपके ख्याल में कौन सा ऐसा ग्राफ है जो कि इस डेटा सेट के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। अब एग्जाम में आपको ग्राफ बनाना तो नहीं आएगा, इसलिए कि आपने पेपर प्रेजेंट नहीं करना, क्योंकि कोई वे नहीं है कि आप अपना पेपर एग्जामिनर को दिखाएं कि ले जी ग्राफ ड्रॉ करें। वो ये क्वेश्चन कर सकता है कि whenever the data is qualitative which graph is appropriate, यानी कि ये वाला क्वेश्चन। तो आपने बनाना नहीं, सिर्फ नाम लिखना है। हर क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन नहीं कह रहा, कभी नहीं होता और ना करके ना दिखाओ, बस नाम ही बता दो। इस जगह कौन सा फार्मूला लगेगा, आप फार्मूले का नाम बोलते हो, टीचर कहता ठीक है ओके सर करना भी है, नहीं नहीं बस ठीक है कर लोगे, मुझे जिसको ये पता चल गया कि इस जगह ये फार्मूला अप्लाई करना तो वो कर भी सकता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से ही यहाँ पर भी तो बड़ा सिंपल है। आपने क्या नोट करना है, आपने कहना है कि सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं, या मेल है या फीमेल है, पॉसिबली 2 ही हैं। आप उसको एक्स एक्सिस पे लिख दें, मेल फीमेल एक्स एक्सिस पर आपने लिख दिया। अब आप डेटा से काउंट करके लिख देंगे मेल कितने, 1 2 3 4 5 6 और 7।
7 मेल है, 1 2 3 फीमेल्स हैं, 3 फीमेल, टोटल 10। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ मैनी, कितने। आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी 22, अगर आप 22 लोग हैं, फ्ला की फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी से मुराद होती हाउ मैनी वैल्यूज इन द डेटा, हाउ मैनी मेल, तो आप कहेंगे व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेल। तो याद नहीं, रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये इस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा, ये इस फ्रीक्वेंसी पे चलेगा ना, वो अपने मीनिंग में आ रहा है ना। और हम इस फ्रीक्वेंसी के मीनिंग स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स में लेते हैं कितनी दफा, हाउ मैनी। तो मैंने फर्ज करें, आप कहेंगे ये क्या बात हुई, मैं एक डेटा था यही वाला, मैं अगर सिर्फ इतना पूछूं कि इसमें यार कितनी फीमेल है, वो उसने अभी यहां था, जिस स्टूडेंट ने टेबल बनाया वो कहेगा 3, फौरन ये सारा कुछ क्लियर है। ये तो अभी 10 रीडिंग है, ये 100-200 रीडिंग होती तो वाकई ये टेबल तो फिर बड़ा आसान था, सामने सारी पिक्चर क्लियर हो गई। तो सिंपल इज दैट कि जितनी क्वालिटेटिव में कैटेगरीज लिखी हुई हैं वो आपने लिख लेनी है, आगे एक कॉलम बनाना है, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। और बताया गया टोटल 10 हैं, जिसमें से 7 इसके हिस्से में है, 3 इसके हिस्से में, डिस्ट्रीब्यूट करना, इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। 2 क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक में 7 आ रही है, एक में 3। नेक्स्ट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी कोई नोटेशन नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको एब्रीवेशन ही यूज कर ली, आर फॉर रिलेटिव, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, दैट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, एफ। हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दिया जाए तो उस क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये कैलकुलेट करना हो, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 7 और टोटल है 10, तो 0.7। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 3, टोटल है 10, तो 0.3। तो पहली क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और दूसरी क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन ये है, चले फ्रीक्वेंसी तो ये बता दी है कि इसमें ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं, रीडिंग्स कितनी हैं, कितनी वैल्यू मेल हैं, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि 0.7 आ रही है वो क्या बता रही है, 10 अगर टोटल लोग हैं, 7 मेल हैं, 3 फीमेल हैं, बिल्कुल ऐसे इंप्लीमेंट कर दें कि अगर टोटल एक रिस्पोंडेंट होता, अगर टोटल एक पूरे डेटा में सिर्फ एक पर्सन होता, एक में से 0.7% मेल है और 0.3 इसमें फीमेल भी होंगी। वो 10 में से बता रहा था, वो मैंने एक में से कर लिया। देखिए यूनिटी मेथड जो है ना, जिसे आप अकाई का कायदा बोलते हो, बड़ा एडवांटेज है इसमें। हम नंबरों को इधर उधर घुमा के आप देखा करेंगे, कब कोई समझ नहीं आएगी तो हम कहेंगे अकाई का कायदा ले आओ, वाहद एक, एक में से करो पहले, ये हो गया यूनिटी। अब बताओ क्या करना है। अभी मैं आपसे इस तरह की एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज भी मैं आपसे शेयर करता हूं। बहरहाल एक शख्स में से 0.7 शख्स मेल हैं, 0.3 शख्स जो है वो रिस्पोंडेंट जो है वो फीमेल है। आप कहेंगे सर ये क्या अजीब बात कर रहे हैं, एक में से 0.7, तो फिर क्या करें। देखें, मैंने कहा एक में से 7/10 जब किया है तो ये बन गया आउट ऑफ 1, आउट ऑफ 1। अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा आउट ऑफ 100। अब क्या परसेंटेज ऐसे नहीं निकालते। मैं अगर आपको कहूं मेल की परसेंटेज निकालो, आपने फौरन करना था 7/10 ज़रब 100, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं ये 7/10 जो किया ये क्या है, वो जी परसेंटेज के लिए करना ही होता है। बेसिकली आप इसे क्या कह रहे हो, आप इसे आउट ऑफ 1 कर रहे हो, आउट ऑफ 1 कर रहे हो। मल्टीप्लाई बाय 100 तो बोलने की जरूरत नहीं होती, परसेंटेज जो होती है वो आउट ऑफ 100 ही होती है। तो तीसरी कैलकुलेशन हो गई परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। आल्दो मैं डायरेक्ट कर सकता था, मैंने सिर्फ आपको ना ये समझाना था, क्योंकि एग्जाम में ये होता है व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ फीमेल। तो ये तो बताना था रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उस क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल क्या बताती है, उसकी कंट्रीब्यूशन बताती है, आउट ऑफ 1 बताती है, आउट ऑफ 1। ये तो कह रहे हैं 70% मेल है, 30% फीमेल है 100 में से,
ज़ाहिर फ्रीक्वेंसी। ये कहता है 1 में से 0.7 मेल है, 0.3 फीमेल है। ये कहता है 10 में से 7 मेल है और 3 फीमेल है। तीनों एक ही इंफॉर्मेशन दे रही हैं। पहला एक्चुअल फॉर्म में, दूसरा आउट ऑफ 1 में, तीसरा आउट ऑफ 100 में। अब जरा इस यूनिटी मेथड की एप्लीकेशन देखिएगा। फर्ज करें कोई टीचर है, उसने पेपर मार्क किए, 25 टोटल मार्क्स जो थे पेपर के, वो टीचर समझता था 50, ठीक, और उसने 50 के अकॉर्डिंगली सारे पेपर जो हैं, 50 के अकॉर्डिंगली सारे के सारे पेपर जो हैं वो उसने मार्क कर दिए 50 के अकॉर्डिंगली। तो सारे पेपर उसने मार्क कर दिए 50 में से। अब कुछ बच्चों के नंबर जो आ रहे हैं, मार्क्स, किसी के 40 आ रहे हैं, किसी के 32 आ रहे हैं, किसी के 35 आ रहे हैं, एंड सो ऑन। बाद में उसे पता चला कि ये तो उससे मिस्टेक हो गई, पेपर तो 50 का नहीं है, 75 नंबर में से मार्क करना था, उसने 50 में से कर दिया, ये तो मिस्टेक है। अब क्या वो सारे पेपर 200-250 पेपर है, दोबारा से ओह सारा काम दोबारा करे? शायद उसे सारा काम ही दोबारा करना पड़ जाए, क्योंकि ये तो बहुत बल्क में वो सारा कुछ आ गया। अब सारा काम दोबारा से, तो सारा काम दोबारा करने की बजाय वो एक काम सिंपली ये करे कि बजाय इसके कि वो सारे का सारा पेपर दोबारा से कैलकुलेट करे, दोबारा से मार्क करे, उसको 75 में कन्वर्ट कर दे। अगर उसके नंबर ये आ रहे हैं तो उसे 75 में कन्वर्ट कर ले। कैसे? ये नंबर जो 40 आए हैं ये टोटल 50 में से हैं, तो 40 उसके नंबर हैं आउट ऑफ टोटल 50, ये बन गया आउट ऑफ 1। अगर आप इसे 100 से ज़रूर देते तो परसेंटेज जाएगी, पर मैंने तो 75 में से लेके जाना है, तो 75 में चलेगा ये नंबर। इजी, एक फार्मूला लगाया। तो बताना ये था कि आउट ऑफ 1 करने का फायदा क्या है। आप किसी भी तरह से किसी भी कन्वर्जन में ले जाके उसे आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये था, मेरा ख्याल आपको होप सो बड़ा सिंपल सी चीज थी, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी। अब जरा नेक्स्ट आ जाता है कि इसके लिए कैसे ग्राफ कौन सा ड्रॉ करना है। डेटा क्वालिटेटिव हो जो है, कैसे पता चला जी जेंडर नोट की है, वो मेल होगी फीमेल है तो क्वालिटेटिव है। इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ का नाम है सिंपल बार चार्ट। बार, इसकी वजह से ये जो बार है, बार बने ना लंबे लंबे बार। सिंपल कब यूज करना है? जब सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो। जेंडर आप कहें दो, ये उसकी कैटेगरीज हैं, ये उसकी कैटेगरीज हैं। अदरवाइज हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटेटिव वेरिएबल है, दैट इज जेंडर। क्वालिटेटिव वेरिएबल हो, ग्राफ ड्रॉ करना हो, अप्रोप्रिएट ग्राफ का नेम है सिंपल बार चार्ट। ड्रॉ कैसे करना है? जितनी उस वेरिएबल की कैटेगरीज हैं वो एक्स एक्सिस पे ले लें। कितना डिस्टेंस इनका आपस में रखना है, ये न्यूमेरिक तो है कोई नहीं, आपकी मर्जी है, जितना मर्जी डिस्टेंस आपस में रख लें। बार ड्रॉ करनी है, इसे बार कह रहे हैं ना मैं, बार ड्रॉ करनी है, बार की विड्थ कितनी रखनी है? जितनी अच्छी लगे। बस आपको पता है स्मार्ट सी बहुत ज़रा कमज़ोर इंसान भी अच्छा नहीं होता और हेल्थी भी नहीं अच्छा होता, बस ज़रा गुड लुकिंग अच्छा होता है। तो बस स्मार्ट सी। हाइट कितनी रखनी है? अपनी मर्जी से नहीं, हाइट अब आपने देख के रखी 7। तो आपने एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज लेनी है, वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन किया जाता है ना, तो वहां पर एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी, और विड्थ आप जितनी मर्जी ले लें, लेकिन बार की जो हाइट होनी चाहिए वो उतनी होनी चाहिए जितना हमने डेटा जो है वो प्रेजेंट करना है। यहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी है 7, तो कट लगा लिया 7 तकरीबन ये, तो इस हाइट की। तो मैंने कहा ना इतनी बना दें, बस ठीक है, दैट्स ओके, फाइन, बनाई जा सकती है, और उतनी भी बनाई जा सकती है। और इसी तरह से जो दूसरा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है
वो आपके पास आ रही है, दैट इज 3। इस तरह से आपने बार्स ड्रॉ कर दी विथ लिटिल बिट डिफरेंस, और उतनी बार ड्रॉ कर दी जितनी हाइट उतनी बनाई जितनी फ्रीक्वेंसी। क्रिकेट मैच में देखें, एक्स एक्सिस पे उन्होंने ओवर्स लिखे हुए होते, ओवर्स, फर्स्ट ओवर, सेकंड ओवर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। वाई एक्सिस पे रन्स, बार नहीं बने होते, बार बने होते हैं। अच्छा, सिंपल बार चार्ट दोनों तरह से ही ठीक है। आप कुछ लोग वर्टिकल जैसे ये बने हुए हैं, और इसी को हॉरिजॉन्टल भी बनाए जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में इधर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इधर मेल ऐसे करके आ जाएगा और फीमेल ऐसे करके, तो ये भी। लेकिन ज्यादातर लोग ना वर्टिकल वैसे बनाते हैं, बट कोई कंडीशन नहीं है, इसे वर्टिकल भी बनाया जा सकता है और इसे हॉरिजॉन्टल भी बनाया जा सकता है। तो वो सिंपल सी चीज है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आया था एक दफा, विच टाइप ऑफ ग्राफ इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा, सिंपल बार चार्ट। और एक दफा आया था विच इज ट्रू फॉर सिंपल बार चार्ट। उसमें एक था इट इज अप्रोप्रिएट फॉर क्वालिटेटिव डेटा, बिल्कुल सही है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हॉरिजॉन्टल बार्स, ठीक है। इट कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल बार्स, ठीक है। और आखिरी ऑप्शन थी ऑल ऑफ अबव आर ट्रू, तो ऑल ऑफ अबव आर ट्रू। किसी जगह आपको ग्राफ में ड्रॉ करना दिया गया, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना समझ आई तो फीचर्स पता चले। तो सिंपल क्वालिटेटिव डेटा हो, टेबल कैसे बनाना है, क्वालिटेटिव डेटा हो तो सिंपल बार चार्ट आपने कैसे लिखना है, उसकी जो कैटेगरीज हैं वो चाहे एक्स एक्सिस पे ले लें, वाई एक्सिस पे ले लें, और बार की जो हाइट है वो रिप्रेजेंट करेगी कि उस वो कैटेगरीज कितनी वैल्यूज हैं, तो उसकी हाइट आप लोग ड्रॉ कर दोगे। ये मैंने जरा डिस्क्रिप्शन लिख दी, आप पढ़ लीजिएगा। बार चार्ट इज अ टाइप ऑफ चार्ट विच शोज द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज of as a rectangular bars with different lengths। बस विड्थ उसकी जितनी मर्जी, लेंथ उसकी जरूर उतनी जितनी आपको फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करनी। क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिंपल बार चार्ट टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ 5 cities ऑफ द प्रोविंस पंजाब। कोई डेटा था, कुछ लोग थे, फर्ज करो ये कोरोना के पेशेंट हैं, चलें ऐसे कह लें, मुख्तलिफ सिटीज हैं, वहां पर ये कोविड के पेशेंट्स हैं, उनका डेटा है। अब आपने इस डेटा सेट को सिंपल बार चार्ट से रिप्रेजेंट करना है। ये था न्यूमेरिक डेटा, फर्ज करें ये न्यूमेरिक है, मैं पढ़ता हूं अभी, ये ग्राफ बना हुआ था, फौरन नहीं कहूंगा ओह इस डेटा में लाहौर में सबसे ज्यादा पेशेंट है और सरगोदा के पेशेंट इस डेटा में कोविड के सबसे कम है, तो फौरन ही कर लिया मैंने। फौरन ही ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फौरन ही मैंने रिकॉर्ड कर दी सारी, जल्दी से ये वाली सिंपल बार चार्ट बनाया हुआ है। और देखें है क्या, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सरगोदा, मुल्तान, और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन दी गई है, हाउ मेनी। देखिए ना, आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिहायशी इलाका कौन सा है, क्या आंसर देंगे, लाहौर। ये डेटा इकट्ठा होगा ना, तो लाहौर, ये तो क्वालिटेटिव है। कितने लोगों ने लाहौर कहा, गिन के पता किया, 10,355, ऐसे ही है ना। तो डेटा तो देखा करें, डेटा क्या रिकॉर्ड हुआ है, ये रिकॉर्ड हुआ है लाहौर, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, ये तो क्वालिटेटिव है। मेल फीमेल, ये तो क्वालिटेटिव है। आगे क्या लिखा गया, उनका नंबर। तो मैंने बताना ये था कि देखें जरा सा मैंने डेटा लेंथी किया और अब ये ग्राफ का एडवांटेज भी नजर आया। किसी ने अभी टेबल पढ़ना स्टार्ट किया और मैं अब ये कोविड के जितने भी पेशेंट हैं आप जाके देखेंगे ना, तो अब वो बार चार्ट की फॉर्म में दे रहे हैं। फौरन हमें कंपैरिजन होता है कि जी जहां पर फर्ज करें वो डेली दे रहे हैं कि जी पहले ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे, फिर ये थे, फिर ये, ऐसे करके फौरन पता चल रहा होता है कि जी आहिस्ता आहिस्ता कम हुए थे, फिर सेकंड वेव आई और फिर ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। ऑन जस्ट कंपैरिजन, ये तो चंद दिनों की नहीं है, आप पिछले साल से अब तक ले ले, मंथ वाइज ले लें, आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कहां पर रीडिंग कम हो रही है, कोविड पेशेंट कहां पर डाउन, कहां से। अच्छा, ग्राफ में पता चल रहा होता है ये सेकंड वेव यहां पर आई थी, यहां थर्ड वेव आ गई है। वो मैं रात को भी एक ऐसे ही ग्राफ से देख रहा था, वो बहरहाल पाकिस्तान का लाइन चार्ट था, वो ऐसे बन रहा था।
फिर आगे ऐसे चल रहा है। इसका मतलब था ये फर्स्ट वेव थी एंड देन कंट्रोल किया, इसके बाद सेकंड वेव आई, लेकिन आपको पता ना ज़्यादा शिद्दत नहीं थी, कंट्रोल किया, फिर काफ़ी देर स्टेबल रहा और यकदम थर्ड वेव आई और वो सेकंड वेव से ज़्यादा डेंजरस थी। ग्राफ से पता गया, पूरे साल का डेटा है इस कोविड का, पिछले मार्च से स्टार्ट हुआ है, ये मार्च आ गया है, इतनी रीडिंग है और मैंने शायद 2 सेकंड लगाए इसको पढ़ने में कि जी अब क्या चल रहा है। मुख्तलिफ कंट्रीज का आप कंपेयर करके देखें, ग्राफ बने हुए नंबर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। ग्राफ डेटे का फास्ट फूड होते हैं, फास्ट फूड जल्दी तैयार हो जाते हैं, बहुत डिटेल नहीं होती, तो हमने क्या करना, बस जल्दी तैयार हो जाए, ठीक है चले। अच्छा जी, एक और डेटा पढ़ते हैं, ग्राफ कौन सा ग्राफ इसके ऊपर सूट करेगा, डेटा किस चीज का है, ऑलमोस्ट वही डेटा है लेकिन इस दफा मेल और फीमेल का डेटा अलग-अलग से रिकॉर्ड किया गया। कोविड पेशेंट कह लें, लाहौर में 5385 कोविड पेशेंट हैं और फीमेल जो है वो 4970 की तादाद में है, हर सिटीज के अलग-अलग, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और सरगोदा। अब आपको 2 करैक्टरिस्टिक्स मेजर करने हैं, मेल और फीमेल लाहौर के अगेंस्ट, तो आपको 2 बार बनानी, एक मेल की एक फीमेल की बार बनाई मेल की, बार बनाई फीमेल की। अब यहां पर तो चूंकि मैंने कंप्यूटर से बनाई तो कंप्यूटर इनको डिफरेंट कलर दे देता है, आप बनाएंगे तो डिफरेंट शेप दे देते हैं। मैनुअली की बात कर रहा हूं, एक जरा ब्लैक करके बना लें और एक जो है उसके साथ ऐसे जरा शेड कर दें, बट दोनों डिफरेंट होनी चाहिए। लाहौर उसके अगेंस्ट 2 बार, एक बार रिप्रेजेंट कर रही है मेल को और एक बार रिप्रेजेंट कर रही है फीमेल को। कब यूज करना है, जब करैक्टरिस्टिक्स की तादाद 2 हो जाएं, एक तो उनका सिटी मेंशन किया गया है, दूसरी उनकी जेंडर नोट की गई है, ऐसे ही है ना, एक सिटीज भी है और हर सिटी में जेंडर भी है। तो आप कहें जी क्या करें, अब लाहौर में तो आगे एक ही नंबर था 10,355 और अब 2 आ गए, तो अब 2 ड्राफ्ट रहेंगे। इसी तरह से रावलपिंडी, इसी तरह से फैसलाबाद और इसी तरह से सरगोदा में। इन बार को हम कहते हैं मल्टीपल बार चार्ट्स। कब ड्रॉ करते हैं मल्टीपल बार चार्ट, व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंट 2 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 क्वालिटेटिव। इसमें कौन कौन सी हैं, अब एक है सिटीज, उसकी 1 2 3 4 कैटेगरीज हैं, दूसरा है जेंडर और उसकी 2 कैटेगरीज है मेल और फीमेल। तो मैं बात कर रहा हूँ सिटीज और जेंडर की, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको ज्यादा हो जाए तो 3-3 लगा दीजिएगा। अब क्रिकेट मैच में भी देखें, जब एक टीम खेल जाती है तो उसके बार्स लगे होते हैं, जब दूसरी टीम भी खेलती है तो पैरेलली उसके बार भी लगा दिए जाते हैं ताकि ओवर बाय ओवर कंपैरिजन इनमें जो है वो किया जा सके। तो बहुत ज्यादा एग्जाम में इनके कोई पहले भी नहीं आते थे, लेकिन आपके मेंशन तो है, तो सिर्फ इतना ही काफी है कि whenever we have 2 qualitative characteristics we represent them with the help of a multiple bar chart। अब देखें, अगर मैं फर्ज करें मल्टीपल बार चार्ट की ही अगर बात करूं और आपसे मैं ऐसे एक क्वेश्चन पूछूं कि एक बार ये है और दूसरी बार ये आ रही है लाइक, और ये लाहौर है, फैसलाबाद एक बार उसकी ये है और दूसरी बार भी ऑलमोस्ट यही है, इधर से लिटिल बिट अबव है, और अगर ये मेल है ये फीमेल है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मल्टीपल बार चार्ट तो बना दिए इसलिए कि 2-2 कंपोनेंट आ रहे थे हर सिटी के अगेंस्ट, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि टोटल किसमें ज्यादा है, लाहौर में, फैसलाबाद, टोटल ये तो अलग अलग सेगमेंट में है, तो कम से कम मल्टीपल बार चार्ट में टोटल कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा। कहाँ है टोटल, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल, लेकिन ये तो कहीं नहीं है, इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल, ये भी कहीं नहीं है, इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल, ये भी नहीं है, तो टोटल तो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा ना, कहीं पर भी नहीं हो पा रहा। अब इसका क्या किया जाए, हम देखिए लफ्ज क्या पढ़ा था, व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट ग्राफ, तो अप्रोप्रिएट ग्राफ इसका है क्या, इसका अप्रोप्रिएट ग्राफ क्या है कि
ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो पढ़ के कहें इसे ऐसे पढ़ ले, इसे ऐसे पढ़ ले। जैसे ये कहता है इसे एक कंपोनेंट पढ़ ले, इसे दूसरा पढ़ ले, दोनों लाहौर के अगेंस्ट हैं, इसे पढ़ ले मेल, इसे पढ़ ले फीमेल, ठीक है, कंपैरिजन नजर आ रहा है, मेल इज मोर देन अ फीमेल ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं कहूँ जी टोटल भी होना चाहिए था, वो किधर है, तो वो तो नहीं है। तो फिर आपको ग्राफ चेंज करना है। कौन सा ग्राफ करना है? आपको कंपोनेंट बार चार्ट करना है। कंपोनेंट, फर्क क्या है? सिर्फ कुछ भी नहीं। जब आप एक बार कंप्लीट कर लें, ये हो गया मेल का, अब आपने दूसरा बार इसके ऊपर स्टैक करना है, जितनी विड्थ का हो इसके ऊपर प्लेस करना है। 5385 यहां तक, उसके ऊपर बाकी ग्राफ। अब आप कहेंगे ये जो टोटल है ये क्या है? ये आ गया ना फिर। तो आप समझेंगे कि ये जो पूरा ग्राफ है, ये पूरी बार है, ये टोटल है, और उसके जो दो कंपोनेंट कर दिए हैं, एक मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक फीमेल को, इसी वजह से इस ग्राफ का नया नाम हो गया कंपोनेंट बार चार्ट। तो देखिए ज्यादा फायदा नहीं है, आपको पता चल जाए अच्छा ये पोर्शन इसका इतना, ये पोर्शन इसका इतना, और टोटल आ गया। अब इसकी आइडियल एग्जांपल देखिएगा कि अगर आप ये क्रिकेट मैच ही अगर बात करते हो, तो ये तो बात सही है कि जब एक टीम खेलती है तो बार चार्ट्स लगा देते हैं, जब दो टीमें खेल जाती हैं तो मल्टीपल बार चार्ट्स लगाते हैं, लेकिन कभी भी वो कंपोनेंट बार चार्ट नहीं लगाएंगे। अब कंपोनेंट बार चार्ट अगर आप कहें कंपोनेंट बार चार्ट लगा दें, इसमें क्या हर्ज है? चले अभी एक कंपोनेंट बार चार्ट लगाता हूं, देखते हैं कि इसका वाकई क्या हर्ज क्या है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आजकल मैचेस खेल रहे हैं, ये फर्ज कर लेना फर्स्ट ओवर है, ये सेकंड ओवर है, ये थर्ड ओवर है, एंड सो ऑन। इस साइड पर रन्स हैं 2 रन्स 4 6 ऐसे करके 8। पहले ओवर में पाकिस्तान ने 4 रन्स किए थे जब वो खेल रहा था, और जब साउथ अफ्रीका खेल रहा था तो उसने पहले ओवर में 5 स्कोर किया था। उसकी बात जो है वो लिटिल बिट अबव दैट दिस, और इसी तरह से हर ओवर में आप लिखते जाएंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर मैं कहूं इसका कंपोनेंट बना दे, ये पाकिस्तान का है, ये साउथ अफ्रीका का है, अगर मैं कहूं जी इसका क्या हर्ज है कि इसका आप कंपोनेंट बार चार्ट बनाएं, तो इसका क्या हर्ज है? देखिए कंपोनेंट बार चार्ट में पाकिस्तान ने किए 4 स्कोर, और पहले ओवर में साउथ अफ्रीका के थे 5, 9 पर चलेगा बार ये, और इसको एक ही बार कहेंगे ना। अब ये तो समझ आई ये पाकिस्तान का स्कोर है, ये साउथ अफ्रीका का स्कोर है, तो 9 स्कोर। दोनों टीमों ने मिलके पहले ओवर में 9 स्कोर किया। ये क्या सेंस बनती है? बात ये नहीं है कि बना दिया जी, उसने कहा था। आपने सेंस करनी है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, अगर मैं दोनों को इकट्ठा करूं तो वो जो आंसर एक आता है वो कोई मीनिंगफुल भी चीज बनती है। ये तो नहीं ऐसे ही जैसे इसमें तो बातें नहीं बनती, उसमें बनती थी। नंबर ऑफ फीमेल कोविड पेशेंट, नंबर ऑफ मेल कोविड पेशेंट, दोनों का मिला जी टोटल बनता है। टोटल कोविड पेशेंट इन ईच सिटी, बिल्कुल सही है। यहां पर नंबर ऑफ रन्स इन वन, नंबर ऑफ रन्स इन अदर टीम, दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, टोटल रन्स ऑफ बोथ द टीम बनती है पहले ओवर की। तो नॉनसेंस है, तो कतन नहीं बनाएंगे आप। अच्छा, अब क्रिकेट मैच में ये बनाए जाते हैं तो क्या करें? इसे कहते हैं बैट्समैन 1, इसे कहते हैं बैट्समैन 2। अब ठीक है कि जी पहला ओवर हुआ, 2 बैट्समैन खेल रहे थे, 9 स्कोर टोटल हुआ, ऐसा ही है ना, इसमें से इसके इतने और इसके इतने। अब ठीक है, अब मीनिंगफुल है। या पार्टनरशिप को भी ऐसे लिखते हैं कि जी होता है ना, जैसे 50 करते हैं, वो एक बिल सा बना के कहते हैं जी 35 स्कोर इसकी कंट्रीब्यूशन थी, 15 इसकी थी, तो आपको पता चल जाता है कि 2 कंपोनेंट हर एक का लहदा कितना कितना स्कोर, और मिल के दोनों ने क्या बनाया, तो मिल के 2 बैट्समैनों का स्कोर क्या चीज है, वो जी पार्टनरशिप कहती है क्रिकेट के टर्म्स में। ठीक है, फिर आप कंपोनेंट बार चार्ट ही बनाएंगे। बनते हैं वो हॉरिजॉन्टल बनाए होते हैं उन्होंने, ऐसे करके एक इधर को बनाया होता है, एक इधर को, और आगे स्कोर लिखा था 50।
आप समझ जाते हो बैट्समैन ए ने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, बी ने कम किया, होता ना, इधर उधर ऐसे करके बनाया होता उन्होंने, ऐसे करके पार्टनरशिप्स। तो मैंने कहा ना वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाए जा सकते हैं। फिर दूसरी ये चीज होती है कि जो कंप्यूटर लोग यूज करते हैं ना, जो बेसिक्स होते हैं ना ग्राफ के, वो वही रहते हैं, लेकिन उनमें मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, कोई खुद ही अपने तौर पे ट्रैक्टर बनाने के लिए उनकी शक्लें बिगाड़ देते हैं, लेकिन नाम उनका वही रहता है, ये बार चार्ट्स ही हैं। सिंगल सिंगल कैरेक्टरिस्टिक हो सिंपल, एक से ज्यादा हो मल्टीपल, लेकिन अगर उनका टोटल भी एक इंफॉर्मेशन हो, उसका टोटल भी हमें प्रेजेंट करना हो या चाहिए, तो फिर हम कंपोनेंट बार चार्ट हमें जरूर ड्रॉ करने चाहिए। तो एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि विच ग्राफ इज रिप्रेजेंट कंपोनेंट्स ऑफ ईच एज वेल एज द टोटल। सिंपल बार चार्ट सिर्फ टोटल, मल्टीपल बार चार्ट सिर्फ कंपोनेंट को, लेकिन वो दोनों खूबियां इसमें आ जाती हैं कि ये कंपोनेंट भी रिप्रेजेंट करता है, और अगर पूरे बार को समझ ले तो सिंपल बार चार्ट की तरह ये टोटल भी प्रेजेंट करता है। ऐसे ही है ना, तो ये टोटल भी प्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये तीन ग्राफ हैं, सिंपल, कंपोनेंट और मल्टीपल्स। नेक्स्ट डेटा जो प्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल, वो डेटा डिस्क्रीट हो तो कैसे। डिस्क्रीट डेटा याद है ना, मैंने कहा था ये स्टार्ट में याद करना है कि जी फलान डेटा, तो डेटा डिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट डेटा उस डेटा सेट को कहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर वैल्यू ही पॉसिबल हो, डेसिमल नहीं आ सकते। नंबर न्यूमेरिक होंगे लेकिन डेसिमल नहीं आ सकते। पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट्स, इन्फेक्शन आ गई प्लांट्स के ऊपर, पौधे खराब हो गए, उनके ऊपर वायरस आ गया, फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 20 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स। 20 खेत थे, 20 प्लॉट थे, और वहां पर नोट किया गया कि हर प्लॉट पे कितने कितने इन्फेक्टेड प्लांट्स आए, वायरस आ गया, प्लांट डैमेज हो गया, कितने। कहता ये एक टेबुलर बना हुआ डेटा। आपने बस स्टूडेंट गया, उसको उठा, वो पहले खेत पे गया, वहां चला, एक प्लांट उसे ऐसा मिला जहां पर इन्फेक्शन थी, उसने नोट कर दिया। दूसरे प्लांट में जब घुसा तो उसे 2 प्लांट में ऐसे नजर आए जो डिजीज थे, बीमारी आई थी। अगले फील्ड में गया तो 4 नजर आए, अगले में 3, फिर अगले में उसे पता चला सारे हेल्दी थे, फिर 1 भी, फिर 2 भी, फिर 3 भी, फिर 1 भी, फिर 1 भी, लिख के ले आया। टीचर ने पूछा हाँ भाई तुम गए थे फील्ड में? तो हाँ जी सर मैं 20 फील्ड मैंने विजिट किए, कितने इन्फेक्शन प्लांट मिले? कहेंगे ले जी, बड़ी तसल्ली से बैठ जाता है, कहता जी पहले में 1, फिर 2, फिर 4, फिर 3, फिर 0, फिर 1। वो 3-4 पढ़ता, पिछला भूल जाता है। जैसे कभी होटल में जाए ना, और वो जो आम तौर पे होते हैं होटल जो आम बाय, वो क्या पकाया, वो इतनी तेजी से बोलता है जी कड़ी पकाई, फला 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 फला, सारा कुछ सुन के ना फिर कहते अच्छा यार ये फला चीज पकाई है, ये बताओ। उसको समझ नहीं ना ये होती, इतनी जल्दी से वो बोलता है। तो अब स्टूडेंट सारा बोल भी दे, टीचर कहेगा यार कुछ नहीं पता चलता। कहता अच्छा सर मैं अभी आपको ना जरा इसको प्रॉपर वे से लिखता हूं, यानी कि ये प्रॉपर वे नहीं है। फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो ये प्रॉपर वे से आप लिख पाएंगे। अब कैसे? उसी तरह से पहले मैंने कैटेगरीज लिखी, अब मैंने जब डेटे को नोट किया तो मुझे पता चला इस डेटे में कम से कम रीडिंग 0 आ रही है, और सबसे बड़ी रीडिंग अगर आ रही है तो 4। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि बाकी रीडिंग डेटे में वैसे तो आ रही हैं, ना भी आ रही हो तो आपने करना क्या है, मिनिमम रीडिंग से स्टार्ट करना है, मैक्सिमम रीडिंग तक पहुंच जाना है। और आपको पता है कि जी चूंकि डेटा सेट है इन्फेक्टेड प्लांट्स का, तो 0 के बाद जो पॉसिबल रीडिंग आ सकती है वो 1 नहीं आ सकती है। 0 के बाद प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स की फॉर्म में, डिस्क्रीट की फॉर्म, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 तो वैल्यू पॉसिबल है। उधर 2 थी मेल फीमेल, इधर 5 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है 5 पॉसिबिलिटीज है, लिख दिया डेटा। अच्छा फर्ज करें आप डेटा लिख देते हो, एक और जरा इंटरेस्टिंग फीचर भी है, लिख दिया डेटा 0, 1, 2, 3 और 4। आगे इसके मैंने लिख दिया था फ्रीक्वेंसी, लिखा था ना, डायरेक्टली लिख दिया था। अगर मैं कहूँगा 0 कितनी दफा डेटे में आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि आपने यहां से स्टार्ट लेना है और यहां तक पहुंचना है, 20 रीडिंग पढ़नी है, फिर बताना 0 कितनी दफा है, निशान लगाते गए।
चले लिख दें। अब मैं पूछूंगा 1, आप कहेंगे फिर डेटा पढ़ते हैं। फिर डेटा पढ़ना स्टार्ट किया, यहां तक पहुंचे, पता चला जी 4 या 5 दफा 1 भी आया है। 2, आप कहेंगे फिर स्टार्ट लें, यानी कि 1 2 3 4 और 5, आपको ये डेटा 5 दफा रीड करना पड़ेगा। अगर ये और क्लासेस होती तो उतनी दफा ही, 6 क्लासेस बनती तो 6 दफा, वैल्यू ये 20 है, ये 200 होती तो 200 वैल्यू 6 दफा पढ़नी पड़नी थी। तो क्यों हम एक एक को पढ़ते हैं, क्यों नहीं पैरेलल चलते हैं, सारी इकट्ठी ही काउंट करते जाएं? कैसे? अब पहली रीडिंग आ गई 1, ये है 1। इसके आगे बजाय इसके कि आप इसका नंबर लिखें F, आप इसको हम बोलते हैं टैली, वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं, छोटी सी लाइन। इसका मतलब हम समझे जाएंगे, एक रीडिंग जो है वो 1 है। 2, इधर एक लाइन लगा लें। 4, इधर एक लाइन लगा लें, इसका मतलब एक रीडिंग 4 है। 3, लाइन लगा लें, इसका मतलब एक रीडिंग 3 है। 0, लाइन लगा दी, 1 आ गया, ये लाइन लगी हुई थी, एक और लगा लें। 2, एक और लाइन लग गई, इसका मतलब 2 रीडिंग 2 आ चुकी हैं। 3, 1, 1, तो ये आसान नहीं है? तो ऐसा ही है ट्रेडिशनली, ऐसे ही कि आप खुद अंदाजा लगाएं, ये 200 वैल्यू होती, 6 क्लासेस होती, तो आपने तो 15 मिनट लगा देने थे। इसमें क्या होता है, रीडिंग पढ़ते जाते हैं, जो आती जाती है उसके आगे एक वर्टिकल लाइन, जिसे टैली लाइन कहते हैं, वो मार्क करते जाते हैं। तो मैंने सारा लिख लिया, डेटा एक एक दफा पढ़ता गया, एक एक दफा पढ़ता गया, जिस क्लास में आता गया मैं वो क्लास के आगे एक वर्टिकल लाइन लगाती गई। आपने कहा ये जिगजैग सा क्या बना हुआ है? ट्रेडिशन ये चल रही है कि जब 1 2 3 4 लाइनें पूरी हो जाए ना, 5वीं भी आ गई, तो वो 5वीं इधर लगाने की बजाय हम इधर लगाते हैं, ताकि वो 5 का पैकेट बन जाए। बाद में गिनना आसान है, बस ट्रेडिशन चल रही थी, तो लोग कहते हैं अच्छा चलो ऐसे ही रहने दे। होता ना कि अब तो खैर कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर भी बैक पे करते हैं ना, वो भी ऐसी टैलियां लगाते हैं अपनी मेमोरी में, बाद में गिन के लिख देते हैं। अब देखिए कितना आसान है मेरे लिए ये पढ़ना कि ये 5 हैं और ये 1 है, 6 टैलीज हैं, इसका मतलब 6 ऑब्जर्वेशन जो है 1 है। इसका मतलब 6 उसे खेत ऐसे मिले जहां पर एक एक प्लांट जो था वो इन्फेक्टेड था, इसमें भी एक इन्फेक्शन थी, 3-4 खेत गुजरे, फिर एक खेत ऐसा आया जिसमें भी इन्फेक्शन थी। तो इस तरह से उसे जो है वो 6 पर। नेक्स्ट अब इसको काउंट करके लिख दे, गिन के लिख दिया, तो यहां के मुताबिक अब टीचर कहता अच्छा अब पता चला ना कि 5 खेतों में तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं आई थी, 6 खेत ऐसे थे जिसमें एक एक प्लांट डिजीज था, 4 खेत ऐसे मिले जहां पर 2-2 इन्फेक्टेड प्लांट्स थे, 4 में थे, और एक फील्ड सिर्फ ऐसा था जिसमें ज्यादा थे, 4 थे। मेरा ख्याल पिक्चर क्लियर हुई है। यहां से नहीं पता चल रहा था कि जी क्या चल रहा है, कितने प्लांट जो हैं इन्फेक्शन कैसे का है। वो कहता जी ये देखें, फिर ये ठीक है, तो टीचर कहता दैट्स वेरी गुड, दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। वो पहले मेस बना हुआ था, आपने इसका ग्राफ बना के और वैल्यूज कर ली। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी ओवर द टोटल, फ्रीक्वेंसी ओवर द टोटल, फ्रीक्वेंसी ओवर द टोटल। अगर टोटल एक फील्ड हो, खेत फील्ड, तो 0.25 फील्ड ऐसे होंगे जहां पर कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट नहीं मिला, सारे हेल्दी थे। परसेंटेज फॉर्म में बताना हो तो जरूर दे दें, 25% फील्ड डिजीज फ्री थे, 30% फील्ड में एक एक इन्फेक्शन आई हुई थी, 20% में 2-2 इन्फेक्शन थी, 20% फील्ड में 2-2 थी, और 5% फील्ड में 4-4 इन्फेक्शन आई हुई थी। तो उसको, उस एग्रीकल्चरिस्ट को क्लियर हो गया कि ये डिजीज जो है वो कितनी स्प्रेड जो है वो की हुई है। ये तो था टेबल, ग्राफ, इसका भी बार चार्ट, इसका भी बार चार्ट ही बनेगा। एक्स एक्सिस पे वैल्यूज रख दें 0 2, और सबसे ज्यादा फील्ड 6 फील्ड ऐसे हैं जहां एक इन्फेक्शन है, और सबसे कम एक फील्ड ऐसा है जहां पर 4-4 इन्फेक्शन थी। वही एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज जो कि डिस्क्रीट की, और वाई एक्सिस पे उनकी फ्रीक्वेंसीज। तो ये मैंने आपसे डिस्कस किया कि डिस्क्रीट डेटा सेट हो तो ग्राफ कौन सा और टेबल कैसा। तो पढ़ लिया हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्राफ क्वालिटेटिव के लिए भी सिंपल
और डिस्क्रीट डेटा के लिए भी सिंपल बार चार्ट। अब जरा एक और ग्राफ पढ़ते हैं, ये लास्ट है, फिर आपकी क्लास ऑफ करनी है। पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में क्या करते हैं हम एक सर्कल ले लेते हैं, दायरा सर्कल, और उसको डिवाइड कर देते हैं सेक्टर्स में, कंपोनेंट कह दें, कंपोनेंट पीसेस में, और हर सेक्टर जो होता है वो एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देखिए कंपोनेंट बार चार्ट में हमने इनका कंपैरिजन करना है और सिटी टू सिटी भी करना है। सिटी टू सिटी इन कंपोनेंट का आपस में कंपैरिजन भी करना है, और यह भी देखना है कि टोटल में हर कंपोनेंट का कितना हिस्सा है। आप कहें जी ये जहां से नजर आएगा ये टोटल, और ऑलमोस्ट दोनों इक्वली तादाद में है। हाँ ठीक है, दैट्स फाइन, लेकिन साथ फिर दूसरे के साथ भी कंपैरिजन था। इसीलिए मैंने ये ऐसा डेटा जिसमें कंपोनेंट का सिर्फ और सिर्फ टोटल के साथ कंपैरिजन हो, दूसरों के साथ ना हो। आपको एग्जाम में एग्जामिनर को बहुत ज्यादा नहीं सोचने को कहेगा, वो कहेगा जी पाई डायग्राम बनानी कैसे बनाएंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि पाई डायग्राम कब प्रेफरली यूज की जाएगी, जब कंपोनेंट का आपस में कंपैरिजन रिक्वायर हो और टोटल के साथ भी करना हो। फिर क्या करें, कहता जी एक सर्कल के सेगमेंट कर दें। एग्जांपल क्या है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द यूज ऑफ यूरिया फर्टिलाइजर ऑन डिफरेंट क्रॉप्स। यूरिया खाद इस्तेमाल की गई व्हीट क्रॉप पे, शुगर केन पर, मेज पे और लेंटल्स पे यूरिया खाद। कहता जी जरा इसको बताएं किस में ज्यादा यूरिया खाद इस्तेमाल हुई, किस में कम। हाँ पता तो चल रहा है 80। टोटल कितनी खाद इस्तेमाल हुई है 200। 200 में से 80 उधर, 75 केजी उधर, 15 केजी बहुत कम लिंटल्स दालें वगैरह, और मेज पे 30। कहते ग्राफ में बताएं। ओके, ग्राफ में आप क्या करेंगे, आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। पाई इज अ सर्कल, और सर्कल में 4 सेगमेंट बनाने हैं, व्हीट, शुगर केन, मेज और लिंटल्स के लिए 4 सेगमेंट बनाने हैं। अब इस 4 सेगमेंट को आपने एंगल से कट करना है, क्योंकि सर्कल में तो एंगल ही होते हैं। एग्जाम में पहले अब तो खैर आएगा नहीं ना, लेकिन पहले जब आता भी था ना तो उस वक्त भी कोई आपसे वो डी और इस तरह की चीजें नहीं डिमांड करता था। यहां तक हमें पता है 90 डिग्री का एंगल है, यहां तक 180 है, ये 270 है, यहां तक 360 पूरे होते हैं। आप अंदाजन एंगल बना दें, अपनी मर्जी से तो नहीं। हमने व्हीट का एंगल इसकी फिगर को देख के बनाना है, कैसे एंगल ऑफ अ सेक्टर कैसे बनेगा। क्या करें, 75 को 200 पे डिवाइड कर दें। 75 डिवाइडेड बाय 200 याद है इकाई, अभी पढ़ा है, बिल्कुल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बन गया आउट ऑफ 1। इससे क्या मुराद है, अगर पूरे सर्कल में 1 डिग्री का एंगल होता तो इसमें से इतने डिग्री जो है वो व्हीट को जाने थे। आपके पूरे सर्कल में 1 डिग्री तो नहीं होता, कितने होते हैं जी 360 डिग्री। ठीक है, तो फिर 360 डिग्री के मुताबिक 135 डिग्री बनता है। देखा ना, याद आया कैसे हमने उसे 1 में किया। 200 में से 75 का मतलब है 360 में से 135। 75 डिग्री, 75 को रिप्रेजेंट करना हो, अगर टोटल 200 हो तो 135 डिग्री उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एंगल बनाना है 80 बाय 200, ये बन गया आउट ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। 144 डिग्री इसका एंगल बनता है। 144 डिग्री इसका एंगल बनेगा। आप हर सेक्टर का एंगल इसी तरह से बनाएंगे। इसका बना होगा 15 को 200 पर तकसीम किया होगा, ये 1 डिग्री बन जाएगा। 360 से ज़रब दे दी 27 डिग्री, और ये 360 डिग्री पूरे हो गए। मैंने 360 के मुताबिक इनको डिग्रियां दे दी, जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी डिग्री उसको ज्यादा मिल जाएगी। अब आपने इसको ड्रॉ करना है। मैंने कहते हैं ना कि एग्जाम में तो अब आएगा नहीं, हाँ ये जरूर है, वो डेटा देके कह देता है व्हाट इज द डिग्री फॉर बेस। 54 डिग्री कैसे आया है,
54 डिग्री आया है 30, जिसे तो पता है वो तो लिखेगा, जिसे नहीं पता वो कहता है जाने बुला क्यों से आ गया। ये है किसी भी सेक्टर का डिग्री। ये एग्जाम में आता है कि वो आपको डेटा दे के कह देता है जी फलां की जरा डिग्री बता दें, कितने डिग्री का एंगल उसे मिलेगा, फलां का कितने डिग्री का एंगल उसको मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पॉसिबली एग्जाम में आ रही है। अच्छा जी, 135 डिग्री का एंगल बना दिया। वो कैसे बना दिया मैंने? रफली ले लिया ना, ये 90 था, यहाँ 180 था, तो मैंने ना अंदाजन 10-10 डिग्री के कट लगा दिए अंदाजन। एग्जामिनर ने इंटरेस्ट ये शो करनी है कि उसने सही तरह से कैलकुलेट किया। ड्रॉ तो खैर करना नहीं, करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये 100, 110, 120, 130, 100, 110, 120, 130 और 135। ये 130 था और 5 डिग्री में आगे चले गया, 135 पे जाके मैंने लाइन लगा दी, वीट का सेक्टर आ गया। अब 135 से आगे मूव करना है, 144 तक पहुंचना है, 135 से आगे मूव करके 144 तक जाना है। इसका एक तरीका क्या है, मैं फर्ज करें आपको कहता हूं 5 पे चले गए, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं इस 5 से आगे 10 और जाना है, आगे जाना है, 5 से आगे 10 जाना है, तो इसका तरीका करके आप इधर 5 लिख दे, आप कहेंगे इसमें ये 10 ऐड करके 15 पे चले जाए। जब आप 15 पे जाएंगे तो आप कह सकते हैं 5 से 10 आगे चले गए। अब मैं कहूंगा 15 से 5 आगे और जाना है, इस 15 में ये भी 5 ऐड कर ले, 20 पे चले जाए। इसे हम कहते हैं क्यूमुलेट करते जाए, पिछला भी ऐड करते जाएं। यहां पर भी बिल्कुल यही तरतीब अपनाई जा सकती है। किस तरह से? वो कहता है जब आप 135 डिग्री पर पहुंच जाएं, इससे आगे 144 जाएं। जैसे मैंने कहा ना 5 पे पहुंच गए, इससे आगे 10 जाएं। मैंने कहा 5 में 10 डालो ना, 15 पर पहुंचो। अब हमने देखना है कि अगर 135 से आगे 144 डिग्री जाना है तो हमें कहां पर जाना पड़ेगा। सिंपल इज दैट, आप इसमें ये ऐड कर लें। इसे हम कहते हैं क्यूमुलेटिव एंगल। क्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड करना, सम अप करना। वही बात 135 सीधा लिख दिया, मैं कहूँ जी अच्छा जी अब कितना जाना है जी, 135 से आगे मूव करने 144, आप 135 में 144 ऐड करते हैं। जब आप 279 पर पहुंचेंगे तो आप समझ लें आप 144 डिग्री आगे जाएंगे, ये 135 होगा। यहां तक पहुंच गए, आगे पहुंचना था। मैं कहता हूं अब 279 के बाद 54 डिग्री और आगे जाए। आप 279 में 54 डिग्री ऐड करके लिख दें। उन्होंने कहा जी 333 पे पहुंच जाए तो आप 54 डिग्री आगे जाएंगे। कितना और जाना है? 54 डिग्री। इस वक्त कितने हैं? 279। 54 और डालेंगे ना ऐसे लिखे, 54 और डालेंगे तो 333 पे चले जाएंगे। 333 अंदाजन, मैंने कहा ना रफली 333 डिग्री से आगे फिर और मूव करना, 27 डिग्री पहुंच गया 360 पे, तो 360 पर आप पहुंच गए। इस ग्राफ को हम कहते हैं पाई डायग्राम। बाय लुकिंग एट द ग्राफ, लिंटल सबसे कम खाद यूज हो रही है, लिटिल बिट मोर देन मेज। मेजोरिटी खाद जो यूज हो रही है वो वीट और शुगर केन के लिए, और ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट एक जैसे पैटर्न। तो एग्जाम में एक तो कोई मतलब पाई चार्ट के रेलेवेंट एक तो ये पूछ लेता है कि उसका एंगल बता दे कि जी फला अगर ये डेटा हो, इसे प्रेजेंट करना हो तो कौन सा एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा। या वो ये पूछ लेता जी कौन सा ग्राफ है जिसमें ग्राफ कंस्ट्रक्शन हम ऑन द बेसिस ऑफ एंगल करते हैं, पाई डायग्राम। विच ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड थ्रू अ सर्कल, पाई डायग्राम। कुछ देखिए क्वेश्चन हम समझते हैं कि पता नहीं बहुत मुश्किल आने हैं, वो बैलेंस करता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन, एक पढ़े और क्वेश्चन और आंसर भी कर पाएंगे। जी किसी ने अगर कोई क्वेश्चन पूछना, अदरवाइज आज की क्लास फिर यहीं तक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर वैसे क्वेश्चन है कि पेपर में हमने करना तो सर बुक को फॉलो है सर आपका वो, हाँ ठीक। तो सर पाई चार्ट के अंदर उसने एंगल ऑफ सेक्टर ने एक्सप्लेन किया नहीं, मैं सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझा। सर। मैं पूछना चाहूँ कि करना तो हमने बुक को फॉलो है ना। किसने कहा बुक को फॉलो करना? किसने कहा कि बुक में से आना है?
क्वेश्चन आने हैं, जो स्टडी टेक्स्ट होती है उसका मतलब होता है इस तरह के, ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ है वो आना है बेटा, ये जनरल स्टडीज होती हैं, ये जनरल स्टडीज होती हैं। इसमें ये नहीं कि जो बुक में लिखा हुआ वो आना, पता नहीं बुक वाले ने पेपर भी बनाना कि पेपर आपका किसी और टीचर ने बनाना है, ये नहीं है। तो एंगल कैसे डिसाइड करते हैं एंड हाउ टू ड्रा द एंगल्स, वो आपके पास है। ठीक सर, थैंक यू जी, जो जो क्वेश्चन पूछता जाए ना वो हैंड लोअर कर ले ताकि मुझे पता चल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये ग्राफ और चार्ट के अंदर डिफरेंस बता दीजिएगा प्लीज। कोई खास डिफरेंस नहीं है। ग्राफ में हम कहते हैं कि विद द गैप, वो गैप के साथ समटाइम्स हम लफ्ज बोलते हैं, और चार्ट में कंटिन्यूटी होती है कि उनमें कोई, जैसे इधर इधर आप देखें कि एक सेगमेंट है उधर ना, सिंपल बार ग्राफ, ठीक है ना, तो एज सच कोई खास डिफरेंस नहीं होता। लेकिन इवन अगर मैन्यूट साइंस पे जाएं तो हम कहते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी होती है और उसमें विद ब्रेक होता है, बस इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो क्वेश्चन था डिस्क्रीट वैल्यू के रिलेटेड से, हम डिस्क्रीट वैल्यू को सर हम इंटीग्रल वैल्यू कहें ज्यादा एक्यूरेट रहेगा या होल नंबर कहें ज्यादा एक्यूरेट रहेगा? इंटीजर क्या है या होल नंबर क्या है? या सर होल नंबर एज वेल एज फ्रैक्शन में भी हो? जी देखें, अब मुझे नहीं पता कि आपका ना, होल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिसमें डेसिमल पोर्शन नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होती, उसे हम कहते हैं ये होल नंबर। बेसिकली जो इंटीजर होते हैं ना वो नेगेटिव पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, और दोनों मिला के हम इंटीजर भी कह देते हैं, लेकिन होते वो होल नंबर फॉर्म नहीं है। होल नंबर एक्चुअली एक चीज होती है ना, अगर मैं प्योर आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा होता तो होल नंबर जो होते हैं, होल नंबर्स, तो पता है कहां से स्टार्ट होते हैं? नहीं, होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। क्या लिखूंगा, एक मिनट में मैं जरा, होल नंबर जो होते हैं, अगर आप प्रॉपर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर मैथमेटिक्स में जो होल नंबर्स होते हैं, प्रॉपर मैथमेटिक्स में जो होल नंबर्स होते हैं दैट मस्ट स्टार्ट विद जीरो, ये होल नंबर, ठीक। और एक होते हैं नेचुरल नंबर्स दैट मस्ट स्टार्ट विद वन, एक होते हैं इंटीजर्स और वो होते हैं प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री एंड सो ऑन। हम चूंकि प्योर मैथमेटिक्स में नहीं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उनको, जब डिस्क्रीट वेरिएबल्स होता है हम कहते हैं अ वेरिएबल दैट कैन अज्यूम ओनली होल नंबर वैल्यूज, इंटीजर वैल्यूज कह देते हैं। इंटीजर वैल्यूज में समटाइम नेगेटिव भी कुछ चीजें आ सकती हैं, जैसे टेम्परेचर होता है वो नेगेटिव भी जा सकता है, तो ठीक है नेगेटिव आ जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं डिस्क्रीट में क्या नहीं होता, बस इतना याद कर लें, उसमें फ्रैक्शन नहीं होती, उसमें डेसिमल नहीं होता, हो नहीं सकता, बस यही इनका फर्क है। सर फिर होल नंबर और इंटीग्रल में इंटीग्रल को प्रेफर करेंगे सर? जी ठीक हो गया सर। जी, कोई और शख्स? जी सर ये जो पाई चार्ट है इसमें क्यूमुलेटिव एंगल की समझ नहीं आ रही, मतलब हम क्यूमुलेटिव एंगल क्यों ले रहे हैं? और यानी एक चीज, जी आप 5 तक पहुंच गई हैं, मैं कहता हूं 5 से आगे 6 तक जाना है, बताएंगे कहां तक पहुंचेंगे तो 6 पूरा हो जाएगा। सर एक जो है ना वो आगे जाएंगे, एक कदम आगे जाएंगे। नहीं, 5 से आगे 6 कदम जाना है, 5 से आगे, 5 तक। अब लूडो खेल रही हो, 5 पे खड़ी हो, आपको 6 आएंगे, आप कहां तक जाओगी तो 6 चल लोगी? नहीं सर नहीं, इसमें हम रेफरेंस नहीं ले रहे कोई जगह, जैसे 0 होता है, समझ नहीं आ रही मुझे इस बात की। समझ नहीं आ रही। आप लूडो खेलती हो कि नहीं खेलती? खेलते हैं। खेलते हैं। आपकी गोट 5 पे पड़ी है, ठीक, आप चल रहे थे, आपकी गोटी जो है वो 5 पर है, ओके, ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5, ब्लॉक बने होते हैं, ये 5, आपको 6 आ गए हैं।
आप अपनी गाड़ी उठा के कहाँ रखेगी? ऑब्वियसली सर 6 हम जाएंगे आगे तो फिर रखेंगे वहाँ पे। हाँ, कहाँ पहुंची ना, ये मैं पूछ रहा हूँ, कहाँ तक पहुंच गए? 11 तक। आपने जो 11 कैसे आंसर दिया, मुझे बस ये बता दें। 5 में 6 ऐड किया, हाँ जी 11 तक पहुंचे, यही मैं कर रहा जी। हूँ, यही मैं कर रहा हूँ, अच्छा एग्जैक्टली ये मैं कर रहा हूँ कि जब मैं कहता हूँ आगे पहुंच जाना है, कितना जाना है, मैं कहता हूँ पिछले में ऐड कर लो, उतने आगे चले जाओ। जैसे मैंने कहा जी, आपने कहा 5 पे खड़े हैं और मैं कहता हूँ 6 आगे जाना है, तो आपने कहा नहीं हम ऐड कर लेंगे, जितना होगा हम वहां पहुंच जाएंगे। तो मैं ये एग्जैक्टली ये मैं यही कर रहा हूँ सर कि वो ठीक है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर देखें फॉर एग्जांपल 114 है और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो 57 आ जाती है, तो वो तो कम नहीं हो गया, तो उसका क्या होना है? ये हम ऐड कर रहे हैं लेकिन उसकी जो उसका जो स्पेस आ रही थी या उसने जितनी हमारे पास यूटिलाइज हुई है, जैसे बीट में इसकी एग्जांपल आपने दी, उसमें कुछ कम थी कुछ ज्यादा थी, कुछ 114 पे आ रही थी कुछ 57 पे आ रही थी, अच्छा, तो हम ये एक ऐड क्यों कर रहे हैं इसे? 135 डिग्री से आगे आपने जाना है, 135 डिग्री से नेक्स्ट एंगल 144 डिग्री का बनाना है, लेकिन 135 के बाद बनाना है 144। अब 135 के बाद 144 डिग्री कितना बनेगा, विदाउट प्रोटेक्टर कैसे पता चलेगा कहां तक पहुंच जाए? तो आप क्या करें, 135 तक यहां पहुंचे थे, 144 तक जाना है, इन दोनों को ऐड करना है तो 279 बनता है, यहां तक पहुंचे 144 ही आगे हो। जैसे 5 तक पहुंचे थे, 6 आगे जाना था, मैंने कहा 5 में 6 ऐड करें, आपने कहना 11 तक पहुंच जाए, पहुंच गए, तो ये आप 279 तक पहुंच गए। अब 279 से आगे 54 डिग्री जाना है। जैसे 11 पर आपकी गोड खड़ी है, 4 और आ गए, अब 11 में 4 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 15 पर जाएंगे, तो कहेंगे ले जी 4 ही आगे गए हैं, हमने 54 डिग्री आगे जाना है, 279 से 54 डिग्री ऐड कर ले तो आप 333 पे जब पहुंचेंगे तो आप कहेंगे कि हम 54 डिग्री जो है वो इससे आगे मूव कर गए, 54 डिग्री। अब मैं कहता हूं सिर्फ 27 डिग्री आगे जाना है, कहां से 27, 333 से 27 डिग्री आगे जाना है, 333 तक यहां पहुंच गए, 27 डिग्री आगे जाएंगे तो 333 में 27 ऐड करेंगे तो 360 तक तो पूरा हो गया। जहां तक आप पहुंच गए, अगर कोई नंबर आपको आता है तो यहीं से आगे जाते हैं ना जी। यस सर सही है, समझ आ गई चले, मतलब हमने जो 360 है सारा उसको कंप्लीट करना है होल को। 360 है ना, यहाँ पर आपको हाँ ये जी कहा गया है कि 360 डिग्री है, 135 है, उससे आगे 144, उससे आगे 54, उसके आगे 27 और 360 पूरा। तो आप जब पहुंच जाए उससे आगे कितना जाना है वो पिछले में ऐड करके उससे आगे चले जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच। जी सर ये इनकी कोई असाइनमेंट तो दे दें ताकि खुद प्रैक्टिस घर कर लें, एक बार ट्राई करके। जी आपको क्या, ग्राफ से मेरी बात को सुने, आपको क्या नोट्स दिए हुए हैं? नोट्स अभी मिले ही नहीं है। मिले नहीं है, आप हुजूम साहब से रब्ता कर ले, वो मेरी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पड़ी हुई है, उस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं सिर्फ उतने कि जितना तो कोई टॉपिक कितना वेटेज में आ रहा है एग्जाम में, उतने की मैंने वहां पर क्वेश्चन रखे हुए। आप हुजूम साहब से रब्ता कर ले, वो आपको बता देंगे कि वो जो मेरे नोट्स हैं, स्टडी टेक्स्ट है, वो कहाँ पर है। एक तो आई कैप की है ना, मैं अपने नोट्सों की बात कर रहा हूँ, तो वो हुजूम साहब से आप रब्ता कर लेंगे, वो आपको बता देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चले जी, ठीक है जी, चले, अल्लाह हाफ़िज़।